हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। फिजिक्स का जो चैप्टर होगा वो होगा लाइट, प्रकाश। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश परावर्तन कैसे करता है, प्रकाश अपवर्तन कैसे करता है। इन सारी बातें की जानकारी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। देखिए प्रकाश जो है वो प्रकाश क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन होता है। अब ये प्रकाश परावर्तन हो सकता है और अपवर्तन हो सकता है, उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो किसी भी प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। प्रकाश की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम देख रहे हैं तो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि प्रकाश को हम देख नहीं पाते। होता क्या है प्रकाश? तो प्रकाश जो होता है वो किसी स्रोत से, एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा है। किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो जब किसी भी स्रोत से ऊर्जा निकलती है ना, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है ना। जब भी सीधी रेखा में जो गमन करती है प्रकाश का जो ऊर्जा है, वो सीधी रेखा में जो गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की स्रोत से कोई भी रेखा अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। अगर मान लो सिंगल है, सिंगल रेखा अगर जा रही है तो उसका हम किरण बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात किया गया है। तो प्रकाश के बारे में बात किया गया क्या है, तो साफ साफ देखो कुछ बात आपको ध्यान रखना है। ये सीधी एवं सरल रेखा होता है, सीधी एवं सरल रेखा होता है। मतलब प्रकाश की किरण हमेशा सीधी और सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब ये कहने का कि प्रकाश अगर जो है जिस रेखा में चल रही है उसे प्रकाश की किरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश जो है अगर सीधी एक रेखा यहाँ से, मान लो कि ये स्रोत है, यहाँ से एक रेखा सिर्फ निकल रहा है बाहर की तरफ, इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? किरण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? किरण। अगर यही किरण, अगर ये बहुत सारा एक साथ बाहर निकल रहा है, यही अगर बहुत सारा है किरण एक साथ निकल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर बहुत सारा किरण एक साथ निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। अगर सिंगल है तो किरण कहलाएगा। अगर एक है, रेखा है, एक रेखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और एक से ज्यादा अगर रेखा होगा उसे क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में बात कर लिया। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तु को देख पाते हैं। पहली बात ये समझ में आई। उसकी बात ये कि प्रकाश के स्रोत से जो रेखा निकलती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश के स्रोत से जो रेखा बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि प्रकाश की जो प्रकाश की ऊर्जा, जो प्रकाश है उससे जो किरण बहुत सारा एक साथ निकलती है उसे क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो तीन बात समझ में आई। प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। क्लियर? अब बात करते हैं किरण पुंज के बारे में। देखिए किरण पुंज ना कि जो प्रकार होते हैं वो तीन तरह के किरण पुंज होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है क्या है? अपसारी। दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अब देखो इन तीनों को हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं। चलिए देखिए तीन तरह का जो किरण पुंज दिख रहा है मुझे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ से अगर कोई बिंदु है ना, बिंदु है, किरण यहाँ से दिख रहा है। अगर ये किरण फैलता हुआ आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे किरण आपको फैलता हुआ किरण दिख रहा है तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण। क्या बोलते हैं? अपसारी। क्योंकि एक बिंदु से किरण क्या हो रहा है? फैल रहा है। एक बिंदु से अगर किरण फैल रहा है उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जो यहाँ पे दिखाया गया ये वाला, ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से अगर किरण बाहर निकलती हुई दिखेगी, फैलती हुई दिखेगी, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज जो होता है वो समांतर किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज का मतलब क्या है? जो किरण रेखा जो दिख रही है ना, वो बहुत सारी किरण एक साथ मिलकर, है ना, वो पुंज बनाता है। लेकिन सारा का सारा किरण एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। इसलिए इस किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समांतर
समांतर, क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। मेरी बात समझ में आया? तो दो तरह का किरण पुंज पढ़ा हम लोग, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब यह है कि किसी एक बिंदु से किरण फैलता हुआ दिखेगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर किरण जो है सारा किरण समानांतर दिखेगा आपको, तो वो किरण क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला, जो है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी मतलब ये कि किसी बिंदु पर आकर, किसी बिंदु पर आकर बहुत सारी किरण, किसी बिंदु पर आकर बहुत सारी किरण है ना आकर मिलेगी, बहुत सारी किरण आकर एक बिंदु पे मिलेगी, एक बिंदु पर आकर बहुत सारी किरण क्या करेगी, मिल रही है। तो ऐसी किरण पुंज को कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। देखो क्या सारी किरण जो दिख रही है, बहुत सारी किरण जो दिख रही है आपको, क्या एक बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। मतलब ये समझ में आया किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज तीन तरह का है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। तो अब इस स्लाइड में हमने क्या क्या समझा, पहला ये समझा कि प्रकाश क्या होता है, दूसरा ये समझा कि किरण क्या होता है और किरण पुंज क्या है, उसके बाद तीसरा क्या समझा कि किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं। तीन तरह के किरण पुंज के प्रकार होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड है ये है प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश का जो परावर्तन है, उससे पहले छोटी छोटी बात जो है, उससे पहले मुझे समझना जरूरी है। छोटी छोटी बात का मतलब क्या है कि प्रकाश को परावर्तन को समझने के लिए वो कुछ बिंदु है मुझे जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर दिख रहा होगा एक लाइन, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक पृष्ठ। याद रखना, ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। इस तरह से किया हुआ है ना, इसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या, क्यों परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, पृष्ठ से टकरा रही है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। क्लियर है? अब दूसरी बात ये समझिए, ये किरण जो आ रही है ना, जो किरण आ रही है, आती हुई दिख रही है ना, इस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इस किरण को, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपतित किरण कहलाए। मतलब आती हुई किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे। आती हुई किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। तो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। आती हुई किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जाती हुई किरण है ना, ये टकराने के बाद जाती हुई किरण जो दिख रहा है ना, उसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, तीन बात समझ में आया। पहली बात ये समझ में आया परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्लियर? अब तीसरी बात ये समझिए, ये जो बिंदु जहां पे किरण आ रही है, जहां पे किरण आ रही है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? जहां पे किरण आ रही है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद अब बात कर लिया आपतन बिंदु के बारे में। अब बात करेंगे जो यहाँ पे जो कोण दिख रहा है ना, ये कोण, इस कोण से पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। अभिलंब क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो क्या क्या हम समझा इस स्लाइड में, सबसे पहले हम समझा क्या, परावर्तक। एक बार रिकॉल कीजिए अपने से, पहला क्या समझा, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दूसरा आने वाला किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद जो किरण जहां जिस बिंदु पर आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, और उसके बाद जिस बिंदु पर अभिलंब है, जिस बिंदु पे क्या है 90 डिग्री बना है, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो चीज और बचा, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये एंगल, ये इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्यों आपतन कोण बोला गया, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो किरण कोण बना है ना, उस कोण को आपतन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे,
परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो बड़ा 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 बात साफ साफ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। पहली बात क्या समझाया आपको, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। दूसरी बात आपको क्या क्या समझाया, आपतित किरण समझाया। तीसरी बात आपको क्या समझाया, परावर्तित किरण समझाया। उसके बाद आपतन बिंदु समझाया। उसके बाद अभिलंब समझाया, आपतन कोण कहलाया, और परावर्तन कोण समझाया। ये सारी छोटी छोटी जो बिंदु है आपको हम समझा दिया। अब इसको समझेंगे तभी हम परावर्तन ढंग से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन मतलब क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले परावर्तक पृष्ठ से, कौन सा परावर्तक पृष्ठ, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, टकराया यहाँ पे टकराता, और यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। मतलब ये टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाएगा, है ना, माध्यम में मुड़ जाता है। जिस माध्यम में सतह से या आता है, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन है, आपको हम सिंपल सा भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस माध्यम से किरण आया, टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से किरण आया, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट के चला जाए, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। जैसे इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, किरण आ रहा है, टकराने के बाद फिर वापस लौट के उसी क्या माध्यम में लौट के चला जाए। माध्यम का मतलब क्या है कि जो परावर्तक सतह है ना, या परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो दोनों का माध्यम, ये दोनों अलग अलग माध्यम होता है। अगर इधर चला जाता तब वो क्या है, परावर्तन नहीं कहलाता। अब इसी दिशा में आ गया वापस, जिस दिशा से वो आया था किरण, उसी दिशा में वापस लौट के आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहाँ पे इसको इंग्लिश में वही चीज लिखा गया है ना, इंग्लिश में हम समझाएंगे भी, आगे आएगा इसको, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यह प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। नियम बताने से पहले कुछ बात आपको समझ में आ गई है, उसके बारे में हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना है, क्या, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अब देखो क्या है प्रकाश का परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, पहला नियम ये बोलता है कि आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, जहां पे आने वाला किरण जिस बिंदु पे टकराया था, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये जो चार दिख रहा है ना, चारों एक ही सतह में होता है। चारों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। मतलब क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये चार जो है, चार का चार एक ही सतह पे होगा। अगर एक ही सतह पे होगा तो ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे जो किरण दिख रहा, आने वाला किरण, फिर ये जाने वाला किरण, ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब, ये सब क्या है, ये सब एक ही सतह में होगा। एक ही सतह मतलब ये कि ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, और जो लंब भी होगा वो भी क्या होगा, इसी सतह में होगा, मतलब इसी सतह में होगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये चार का चार एक ही समतल में होता है। चलिए उसके बाद दूसरा नियम क्या बोलता है, वही यहाँ पे लिखा गया, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखा हुआ आपतित किरण, है ना, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला नियम ये है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको।
जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉलिश सतह है ना, जिसको परावर्तक सतह बोलते हैं, ये परावर्तक सतह है, ठीक है। ये आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और ये जो दिखाया मैंने अभिलंब दिखाया ऐसे, ठीक है। ये कोण जो बनाया ना वो आई बनाया है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये कोण जो बनाया क्या है, आर बनाया है, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब दो नियम हम लोग पढ़ लिया। पहला नियम क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब चार का चारों एक ही समतल में होता है। पहला नियम ये बताया। दूसरा नियम बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सिर्फ ये जो दिख रहा है समतल दर्पण के लिए नहीं, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, या लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, सब में ये नियम लागू है, सब में ये नियम लागू होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो नियम आपको याद रखिए, क्योंकि ये जो एक नियम है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसलिए बेहतर ज़्यादा होगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा पूछा जाएगा आपसे। मतलब एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, और अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन समझ में आया कि जिस माध्यम से किरण आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के चली जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो सकता है कि माइक का बैटरी चेंज करना पड़े, बैटरी चार्ज नहीं है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है यहाँ पे, नियमित और अनियमित परिवर्तन परावर्तन क्या है। देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पहला जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है ये जो पूरा तरह से नियमित है। नियमित मतलब क्या है, पूरा अच्छी तरीके से प्लेन है। तो जो भी किरण आएगा ना, जिस मान लो यहाँ पे किरण आया, टकराने के बाद फिर वापस लौट के जाएगा, क्योंकि जो अभिलंब होगा ना, जितना एंगल ये बनाएगा आई, उतना ही एंगल ये बनाएगा आर। इसी के समानांतर दूसरा किरण आएगा तो टकराने के बाद इसके भी समानांतर हो जाएगा ऐसे, इसके समानांतर फिर आएगा, टकराने के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब से हमेशा क्या होगा, कोण हमेशा क्या होगा, बराबर बनाएगा, इसलिए ऐसा होता है। आई और आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आई और आर आपस में बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अनियमित प्रवर्तन कहने का मतलब क्या है, देखो अनियमित प्रवर्तन क्या है, जो सरफेस है वो पॉलिश नहीं है, वो मतलब कि रेगुलर नहीं है। अगर रेगुलर नहीं है तो कुछ जो हमारा किरण ऐसे आया, टकराने के बाद ऐसे जाएगा, और कुछ टकराने के बाद हो सकता है कि ऐसे चल जाए। मतलब कि आने वाला किरण जो है ना, समानांतर होने के बाद भी ये जो परावर्तन वाला किरण जो है वो समानांतर नहीं होगा। मतलब ये कि परावर्तन जो है एक तरह का नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। परावर्तन का मतलब समझ में आ रहा है, जिस माध्यम से किरण आती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है, इसलिए उसके प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो समतल दर्पण। देखिए अब समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, समतल दर्पण जैसे हम लोग घर में जो आईना होता है ना, वो समतल दर्पण होता है। तो उसका हम देखते हैं कि क्या क्या उसका प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है ना। उसके बारे में आपको बोर्ड में भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसके लिए आप इस चीज़ को याद भी कर लीजिएगा, लेकिन हम सारी चीज़ अच्छे से समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में पहली चीज़ ये
चलिए पहले इसको हम साइड कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसको साइड करके हम बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। अगर मान लो वस्तु यहाँ रखा है, एक मोमबत्ती यहाँ रखते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, यहाँ एक मोमबत्ती लगा, तो ये जो मोमबत्ती रखा है ना समतल दर्पण के सामने, ठीक है, जितनी दूरी पे रखा है तो उतने ही दूरी पे आके, मान लो कि ये डी डिस्टेंस दूरी है इस दर्पण से, तो डी डिस्टेंस दूरी पर ही मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा। और अगर जो हाइट इसका होगा वही हाइट इसका होगा, हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि जो वस्तु जितनी दूरी पे रखा गया है, वस्तु जितनी दूरी मिरर से रखा गया है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बन रहा है। पहली बात ये, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पहला पॉइंट याद रखना कि जिस तरह का सीधा, पहले वस्तु जितनी दूरी पे दर्पण से रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बन रहा है। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए, जैसा वस्तु रखा हुआ वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो अब तीसरी बात ये, अगर यहाँ पे आर लिखते हैं आर, तो ये पार्श्विक रूप से ऐसे आर दिखेगा प्रतिबिंब में। तो अब इसका मतलब ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, पार्श्विक रूप से उल्टा बना है। तीसरी बात समझ में आई। तो सबसे पहले जितनी वस्तु दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। वस्तु हमेशा उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरी बात समझ में। तीसरा पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बात समझ में। और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस सारी बात किसका है, समतल दर्पण के बारे में। तो हम समतल दर्पण के बारे में हम देखते हैं क्या बोल रहा है वहां पे। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो सीधा तो हुआ ये, जैसे ये जो बना है वो सीधा ही हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट वही है, तो सीधा बना मतलब क्या है, ये पलट के नहीं बना, मतलब कि ऐसे पलट नहीं गया, सीधा बना। मान लो कि यहाँ पे दर्पण रखा ना, यहाँ पे एक दर्पण रखते हैं, तो जैसे ही सीधा दिख रहा है बोर्ड ना, वैसे ही बोर्ड ये भी क्या है, इसका प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, ठीक है। पहला बिंदु समझ में आ गया कि जैसा सीधा वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, सीधा ही बनेगा। दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितना प्रतिबिंब का आकार होगा, मतलब जैसे बी जितना बोल्ड लिखा हुआ उतना ही बोल्ड बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ से जो बी की दूरी होगी वही बी की दूरी यहाँ से भी होगी। बी की दूरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो साइज बी का यहाँ पे वही साइज बी का यहाँ पे भी है। बी का साइज में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। और दूसरी बिंदु समझ में आ गया, ये क्या बोला। तीसरा है क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, और काल्पनिक बनता है। और चौथा बोलता है क्या, प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तित होता है। मतलब पार्श्विक मतलब क्या, जैसे दिख रहा है ये ना, तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाएगा आईना में, इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक बनता है। तो ये समझ में आना चाहिए। सारे जो बिंदु है ना आपको याद रखना चाहिए, इस सारे बिंदु से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समतल दर्पण के बारे में। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या समतल दर्पण के बारे में बताया कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप समझाइए चित्र के द्वारा। तो आप इस तरह से समझाइएगा। चलिए समतल दर्पण समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण के बाद आगे गोलीय दर्पण की तरफ। देखो क्या है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं। एक मिनट बैटरी चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
चलिए स्टार्ट, पहले इसको हम साइड कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है हम इसके बाद समझेंगे, ठीक है, कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आगे। पहले इसको हम साइड करके रख देते हैं इधर, ठीक है। पहले देखते हैं क्या होता है। देखो मान लो एक गोला है, इज्यूम कर लिया क्या ये एक गोला है, ठीक है। एक गोला दिख रहा है आपको, तो गोला में क्या हो सकता है कि ये सतह को हम क्या कर दें, कलई कर दें, ठीक है, या हम इस सतह को कलई कर दें। दोनों जो कलई किया हुआ है वो दोनों जो है एक ही गोला का पार्ट है, मतलब गोला ही है, गोला में ही क्या किया गया, क्ले किया हुआ है। किसका नाम क्या है, इसे इसे हम लोग बोलते हैं अवतल सतह। क्या बोलते हैं इसको, अवतल सतह। इसको क्या बोलते हैं, अवतल सतह। इसको हम लोग बोलते हैं, ये सतह को क्या बोलते हैं, उत्तल सतह। क्या बोलते हैं, उत्तल सतह। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल सतह। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे जो गोला का है, गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण का दो सतह दिख रहा है। अंदर वाला सतह को हम क्या बोल रहे हैं, अवतल सतह, और बाहर वाले सतह को जो बोल रहे हैं वो बोलते हैं उत्तल सतह। क्या बोलते हैं, उत्तल सतह, ठीक है। अब देखो क्या है, दर्पण भी इसी पे नाम लिखा जाता है, दर्पण का जो नाम लिखते हैं इसी सतह के क्या अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। जैसे मान लो कि किरण जब आती है ना अंदर वाले सतह पर, हाँ, तो कौन सा सतह अंदर वाला है, अवतल सतह। अगर किरण अवतल वाली सतह पे आती है इसलिए इसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल सतह पे आने की वजह से इस दर्पण का नाम क्या देंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अगर ये किरण उत्तल सतह पे आती है, अगर किरण कहाँ पे आती है, उत्तल सतह पे आती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तल सतह पे आएगी तो उत्तल दर्पण बोलेंगे। मेरी बात समझ में आए, जिस सतह पे किरण आती है उस सतह के अकॉर्डिंग उसका नाम बोलेंगे। अगर अवतल सतह पे आती है इसलिए नाम उसका अवतल दर्पण बोलेंगे, अगर उत्तल सतह पे किरण आती है तो उसका नाम देंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, ये तो इसका जो केंद्र होगा, ये आपको केंद्र दिख रहा है ना, ये केंद्र बिंदु, मतलब क्या है, इसका जो केंद्र होगा है ना, ये केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अगर ये केंद्र दिख रहा है आपको तो इसको बोलते हैं, है ना, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र चाहे जो भी दर्पण हो वक्रता केंद्र होगा। देखो यहाँ पे ये जो दर्पण दिख रहा है ये किरण किधर आ रही है, उत्तल सतह पे आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और अवतल सतह पे किरण आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अभी जो दिख रहा है बीच वाला बिंदु जो दिख रहा है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो हम इसको थोड़ा सा और डिवाइड करके दिखाएंगे। देखिए हम इस सतह को यहां बनाते हैं ऐसे, और इस सतह को हम यहां बना रहे हैं, दोनों बना दिया। अब बताओ इस सतह का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इस सतह का भी केंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमेशा जो गोला का ये जो दर्पण दिख रहा है एक खोखले गोले का पार्ट तो है, खोखले गोले का पार्ट ही तो है ये दर्पण, ये भी खोखले गोले का पार्ट है। अगर खोखला गोला है तो उसका जो केंद्र होगा उससे हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसलिए ये कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र। और क्या है, अगर केंद्र है तो यहां से यहां की दूरी जो कहलाएगा वो रेडियस कहलाएगा। रेडियस का मतलब क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या। उसी तरह से यहां की दूरी भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या ही कहलाएगा, है ना, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। इसका मतलब यहां से यहां की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, लेकिन नाम क्या देंगे इसका, वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देंगे, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। मेरी बात समझ में है।
तो ये बारीकी से बात समझ में आना चाहिए। देखो अगर फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो किरण कहाँ पे आ रही है, इस सतह पे किरण आएगी, क्योंकि पॉलिश ये सतह नहीं किया हुआ है। इस सतह पे आने की वजह से इस दर्पण का नाम देंगे हम लोग, कहाँ पे आ रही है, अवतल दर्पण। इसका नाम क्या देखेंगे, अवतल दर्पण। इस सतह का नाम क्या, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्लियर है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये जो बिंदु क्या कहलाएगा, इस दर्पण के लिए ये बिंदु वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, किसको, इस बिंदु को। ठीक है, और यहां से यहां की क्या बोलेंगे, ये आर जो कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या ये त्रिज्या है, कौन सा, वक्रता। वक्रता इसलिए क्योंकि वक्र रेखा का है, जो वक्र जो है, वक्र मतलब क्या है, गोला है, गोला का पार्ट मतलब क्या, कर्व है, वक्र रेखा का त्रिज्या है, इसलिए इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्र रेखा, वक्र मतलब कर्व, कर्व रेखा का जो बिंदु है, केंद्र है, इसलिए इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। बात से वक्र मतलब कर्व, मुड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये समझ में आया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं बात इसके बारे में, और भी बात बताएंगे, लेकिन छोटी सी बात हम समझाने की कोशिश किया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और बात किया गया, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे ये स्लाइड दिया है, स्लाइड के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्या स्लाइड। परावर्तक सतह, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा परावर्तक सतह है ना, पॉलिश किया हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का है। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्या है, पॉलिश क्या किया हुआ है, ये पॉलिश जो किया हुआ है वो अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, और बाहर की तरफ क्या है, परावर्तक सतह है या परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको क्या बोला गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया किसको अवतल दर्पण बोलते हैं, किसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये सारा चीज़ वही है ना। कुछ और बिंदु इसमें आ रहा है, इस बिंदु को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये जितना चीज़ लिखा हुआ है, सारे बिंदु को यहाँ पे समझाएंगे हम। इसको यहाँ पे साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर हम समझाएंगे सब क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, हम इस दर्पण में ही समझाएंगे पहले। ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां से यहां की दूरी कहलाएगा। अब ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये जो दर्पण दिख रहा है, दर्पण का जो बीच का जो बिंदु है, उसके क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या बोलते हैं, ध्रुव। किसी को दिक्कत है ना, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ऐसे क्या बोलते हैं, इस बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। ध्यान से समझिए, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये बिंदु क्या है, ध्रुव। ध्रुव क्यों, कि इस दर्पण को, हाँ, इस दर्पण को बीच से डिवाइड करने वाला जो बिंदु होता है, उसे ध्रुव बिंदु कहते हैं। ठीक है, और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा है, केंद्र और ध्रुव से जो मिलाने वाला रेखा है, उसके बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। मेरी बात समझ में आ गया, कि मुख्य अक्ष समझ में आ गया आपको, ध्रुव समझ में आया, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुव
और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो यही बात समझ में आए। सबसे वक्रता केंद्र अब ये तुम्हारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी कहलाता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि पोल और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष समझ में आ गया आपको, फोकस समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं क्या? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद क्या है ये समझ में आ गया। ये सारा बिंदु वही हिंदी में इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बात समझ में आया किसको ध्रुव बोलते हैं, जिसको फोकस बोलते हैं, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, किसको? फोकस दूरी बोलते हैं। तो दूरी हमेशा पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जबकि फोकस एक बिंदु है, वक्रता केंद्र एक क्या है? बिंदु है। लेकिन ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बिंदु समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब ये कहने का कि जब वस्तु होता है ना तो उसका प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के बाद। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह का बनता है। ठीक है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है ना, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक जो होगा वो उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये कि जो सीधा प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक होगा। हाँ, सीधा प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में बात करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यह याद रखना वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे सीधा बनता है। मतलब क्या है? तो याद रखना कि ये दोनों क्या है? एक साथ रहेगा, वास्तविक और उल्टा एक साथ रहेगा। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और, ध्यान रखना। तो क्या होना चाहिए? वास्तविक और उल्टा, है ना, और आभासी और सीधा बनता है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम और भी बात यहाँ पे करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। मतलब ये अगर ये तीन बिंदु हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, इस बिंदु को अच्छे से अगर समझ गए, इसका मतलब कि आपको किरण आरेख खींचना आ जाएगा। ठीक है, तीन बात है, इस तीन बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, तभी इस तीन बात को रख के ही किरण आरेख खींचना होता है। ठीक है, पहली बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या बोलते हैं, पहले ये देखते हैं। देखो, ये दर्पण दिख रहा है आपको, अवतल दर्पण। ये पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, ये चीज है। अब बताइए यहां पे कि अगर कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर हो, क्या बोला? कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर है, कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाएगा। परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाएगा। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले ये कि आपतित किरण जो होता है, परावर्तन होगा आपतित किरण का, तो आपतित किरण का परावर्तन तभी होगा जब इस पर अभिलंब होगा। आपतित किरण का परावर्तन तभी होगा जब उस पर अभिलंब होगा।
क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मुझे पहले अभिलंब इस पे खींचना पड़ेगा, तभी इसका परावर्तन होगा। तो अभिलंब खींचते हैं, तो अभिलंब खींचेंगे जैसे इस पे अभिलंब खींचेंगे तो हमेशा ये क्या होगा, अभिलंब हमेशा किसी भी वक्रता पृष्ठ हो, अभिलंब हमेशा हमेशा कैसा जाएगा, अभिलंब हमेशा और हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा, चाहे कुछ कर लीजिए, ठीक है, हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा। अभिलंब हमेशा किससे होकर जाएगा, केंद्र से ही होकर जाएगा, चाहे कैसा भी दर्पण हो, अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। चलिए ये तो चला गया। अब बात आती जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद जो कोण यहां पे जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, ऐसे। देखो मतलब ये कहने का कि ये जो अभिलंब से जो कोण बना रहा है ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये बना रहा है परावर्तन कोण आर। तो नियम क्या बताता है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो परावर्तन के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी, चाहे जैसा भी दर्पण हो। याद रखना, परावर्तन के बाद अगर ये भी दर्पण है, ये किरण आ रही है, लेकिन ये क्या है, क्या ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण है ना, तो हमेशा ये भी कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर ही जाएगी। तो उससे पहले इसके पे क्या कर लेते हैं, हम लंब डाल लेते हैं। ये लंब डाल लिया इसके ऊपर। अब कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, तो फोकस इसको लेके चले गए। थोड़ा सा आपको ये चीज़ लेंदी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बट ये कुछ है नहीं, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो हम पूरी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और एक बार और यहाँ पे हम बात को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये यहाँ पे किरण, ये तुम्हारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये तुम्हारा क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। मुख्य अक्ष किरण यहाँ आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहाँ पे हम अभिलंब की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम अभिलंब की बात नहीं, अभिलंब हमेशा कहाँ से जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किरण आएगी, क्या ये परावर्तन, ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर किरण है ना, परावर्तन के बाद फिर फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर नीचे भी है, देखो नीचे भी है, क्या ये परावर्तन हो रहा है, क्या ये मुख्य अक्ष समांतर है, जी हाँ है। इससे ये दिख रहा है आपको, मतलब कोई भी क्या हो, लेकिन परावर्तन के बाद हमेशा किससे जाएगी, फोकस से होकर, फोकस से होकर जाने वाली होती है, ठीक है। ये याद रखना, चाहे जैसा भी किरण हो, कोई भी दर्पण हो, लेकिन परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर ही जाएगी। ये दिमाग में आपको रख लीजिए। पहला बिंदु क्या सीखा कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरण है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाएगी, पहली बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, ये तुम्हारा प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर है। मतलब ये अगर पोल पे जो आ रही किरण, सीधा आना चाहिए ना, ये जो किरण आ रही है, ठीक है, और जिसका एंगल जितना जो प्रधान अक्ष के आई बनाएगी एंगल ना, उतना ही ये भी क्या बनाएगी, आर बनाएगी। दूसरा ये बताता है, ठीक है, प्रधान अक्ष के जो किरण जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही आर, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु कोई दर्पण सिर्फ ये नहीं है, ये भी दर्पण हो सकता है, ऐसा भी दर्पण हो सकता है, ये भी इस दर्पण के लिए भी क्या नियम लागू है, कोई भी दर्पण हो, अगर ये ऐसे जाएगी तो परावर्तन के बाद फिर ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि आई एंगल क्या, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, पोल पे अगर कोई किरण आती है तो प्रधान अक्ष से परावर्तन से पहले जो आपतन कोण है और परावर्तन के बाद जो है परावर्तन कोण है, वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा नियम बोल रहा था। अब तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। अब तीसरा नियम ये बोलता है अगर कोई किरण केंद्र से होकर जा रही है, अगर कोई किरण केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद भी ये उसी रास्ता में वापस लौट के चली जाएगी। मतलब कि अगर वो केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट के चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ऐसे आ रहा है तो परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट के चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहने का मतलब ये समझ में आया, जिसे आ रही है उसी रास्ते से वापस लौट के चली जाएगी। मतलब ये तीन नियम समझे हम लोग। पहला ये नियम समझाइए कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी किरण प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जो है उसके ध्रुव पे आती है तो प्रधान अक्ष से जो एंगल आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण बराबर होगा। दूसरी बिंदु ये समझ में आया। तीसरा बिंदु ये समझ में आया कि अगर कोई किरण जो है ना केंद्र से होकर आ रही है, आपतित किरण अगर केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तित किरण भी केंद्र से होकर जाएगी। ये तीन नियम हम लोग समझाया। अब तीन नियम को हम यहाँ पे चित्र से फिर से एक बार समझाएंगे। देखिए यहाँ पे चित्र पे यहाँ पे दिया हुआ पहला नियम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पहला नियम दिखा रहा है, देखिए ध्यान से। पहला नियम क्या बताया, देखिए यहाँ पे जो किरण आ रहा है ना, ये जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के बाद क्या होगी फिर फोकस से होकर जा रही है। पहला नियम ये बोल रहा है। ये कौन सा कनकेव मिरर, मतलब ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। पहला नियम बोला ये कि अगर कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है, अब कोई क्या है फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे आई और क्या हो गया, क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना। ये किधर आ रही थी, देखो यहाँ पे फोकस की तरफ आ रही थी, लेकिन ये उत्तल दर्पण होने की वजह से किरण अंदर की तरफ नहीं आई, वो अंदर की तरफ नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये उत्तल दर्पण था इसलिए। तो बात याद रखना, रिवर्स भी याद रखना। पहला ये क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी, या फोकस से आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है किरण तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना, ये फोकस की तरफ आ रही थी लेकिन परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए। देखो यहाँ पे यही बात सेम बात है। अगर मुख्य अक्ष क्या ही है, अगर देखा जाए यहाँ पे क्या ये फोकस की तरफ आ रही है किरण, यहाँ पे देखो ये किरण कहाँ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो क्या मुख्य अक्ष समांतर हो गई ना, मुख्य अक्ष समांतर हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये फोकस की तरफ आ रही थी, क्या ये मुख्य अक्ष समांतर हो गई ना। तो दोनों बात ट्रू है। अगर फोकस बात, अगर मुख्य अक्ष से समांतर किरण आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, या फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम ये जो बताया आपको, देख लीजिए अब इसको, कि पोल से जो आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, ये भी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है कि केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के बाद केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के बाद हमेशा केंद्र से ही होकर जाएगी। क्या किरण आ रही है केंद्र से होकर, आ रही है केंद्र से होकर, लेकिन जाने वाली किरण भी यही है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी है, आने वाली किरण क्या है, ऐसे आ रही है। ठीक है, अब परावर्तन कोण की भी क्या होगा, परावर्तन किरण भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में, ये तीन नियम है, आपको याद रखना होगा। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं सारी बात।
ठीक है, सारी बात फिर से देखो। नियम क्या है? पहला नियम ये बोलता है कि अगर मुख्य अक्ष से समांतर किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम याद रखना, सोच लो पहला क्या बोला हम। मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, पहली बात ये समझ में आ गई। या फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, पहला नियम ये हो गया। दूसरा ये नियम ये बताता है कि अगर ध्रुव की तरफ किरण आ रही है तो अपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। तीसरा नियम ये बोलता है कि अगर केंद्र से होकर किरण आ रही है, आपतित किरण केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद भी केंद्र से ही होकर जाएगी। चलिए ये नियम आपको याद रखना। अब उसके बाद इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं इसको? किरण आरेख। जो 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 सीखा है उसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अप्लाई करेंगे, उसी को यहाँ पे समझाएंगे क्यों और कैसे सब हो रहा है। देखो अब इसको समझाने से पहले कुछ और बिंदु हम यहाँ पे समझाएंगे आपको, उस बिंदु को समझना, बहुत अच्छे समझना। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आप बात आपका बन जाएगा। किरण आरेख में कोई तकलीफ नहीं होगा कि ये नियम, उसके बाद ये समझा रहे हैं, उसके बाद ये। देखो ध्यान देना, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर ये अवतल दर्पण है, ये इसको बोलते हैं पोल या ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं केंद्र सी। ठीक है, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन हम आगे बढ़ा रहे हैं। टोटल 6 स्टेप आपको चलना होता है किरण आरेख में, टोटल 6 स्टेप आपको चलना होता है। उस 6 स्टेप को पहले हम आपको समझाते हैं। पहला स्टेप क्या है? जब वस्तु डॉटेड लाइन के बाद हो, पहला स्टेप जब वस्तु डॉटेड लाइन के बाद, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अनंत पे है। कहाँ है? वस्तु अनंत पे। पहला स्टेप क्या है? वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि वस्तु एक कदम आगे बढ़ा, कहाँ बढ़ेगा? तो केंद्र और अनंत के बीच में। दूसरा स्टेप ये है। ठीक है, पहला स्टेप अनंत पे, दूसरा स्टेप क्या है? अनंत और केंद्र के बीच। तीसरा स्टेप केंद्र पे, तीसरा स्टेप कहाँ है? केंद्र पे। फोर्थ केंद्र और फोकस के बीच, केंद्र और फोकस के बीच, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? फोकस पे। और सिक्स स्टेप क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो, पहले तुम विजुअलाइज करवाते चीज को कि अपन यहां रखा हुआ है, दर्पण की जितनी दूर जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब मेरा छोटा होता जाएगा। पर जितना भी हम दर्पण से दूर जाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब, हम अपने आप का जो प्रतिबिंब जो मिरर में देखेंगे उतना ही छोटा देखेंगे। जितना दूर रहेंगे उतना ही छोटा दिखेंगे। जैसे जैसे दर्पण के नजदीक होते जाएंगे वैसे वैसा मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पे वो बड़ा होता जाएगा। क्या बताया? कि अगर हम जितना भी दर्पण से दूर रहेंगे मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पे बड़ा बनेगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर हम वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा बनेगा। कहां बनेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। ये बात समझ में आ गई आपको कि वस्तु अगर अनंत पे रखा हुआ इसका मतलब ये हम बहुत दूर है दर्पण से, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब मेरा काफी छोटा बनेगा। जैसे जैसे हम नजदीक बढ़ते जाएंगे दर्पण की तरफ वैसे वैसे मेरा प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। मतलब पहले जो होगा अनंत पे जो वस्तु रखेंगे, अनंत पे मतलब पहला स्टेप पे, यहाँ पे पहला स्टेप पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। ठीक है, अब दूसरा क्या है स्टेप? जैसे
पहला स्टेप अनंत पे, तो पहला स्टेप अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, यहां पे। तो अब याद रखना 1 5 किससे कनेक्टेड है, 1 और 5 से। 1 और 5 दूसरे से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, 1 और 5। तो 1 5 याद रखना एक साथ है। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, फोकस कौन है, 5। ऐसे नंबरिंग करके दिमाग में बैठा लीजिए, 1 5 वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी एक कदम पीछे आएगा। वस्तु आगे बढ़ेगा, प्रतिबिंब पीछे जाएगा, वस्तु आगे बढ़ेगा, प्रतिबिंब पीछे आएगा। मतलब ये 1 5 तो 2 4, दूसरा क्या है 2 4। इसका मतलब ये कि ये एक कदम आगे बढ़ा तो ये भी एक कदम पीछे हो गया। अब ये एक कदम और आगे बढ़ रहा है, ये भी एक कदम बढ़ेगा आगे। इसका मतलब केंद्र पे वस्तु रखा हुआ, प्रतिबिंब भी केंद्र पे बनेगा। मतलब ये कहने का कि जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक होता जाएगा प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर होता जाएगा। दिख नहीं रहा है, पहले अनंत पे था तो फोकस पे बना, अनंत पे तो पहला क्या अनंत पे था तो फोकस पे बना। दूसरा क्या अनंत और फोकस के बीच, अनंत और केंद्र के बीच में था। दूसरा कहाँ था, केंद्र और अनंत के बीच में था। दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब क्या होगा, एक कदम पीछे आया। तभी तो 2 और 4 लिखा यहाँ पे। देखो एक बढ़ रहा है, एक है तो 5 है, एक कदम आगे बढ़ा 2 हुआ तो एक कदम क्या होगा, पीछे आया। अब 1 5 2 4, अब इसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3, अब प्रतिबिंब भी क्या होगा पीछे आएगा 3 3, मतलब क्या आ गया। फिर एक कदम आगे बढ़ाओ इसको, ये कहाँ पे 4 तो 2, 4 पे मतलब यहाँ पे तो बनेगा कहाँ पे 2 पे, ठीक है। उसी तरह से एक कदम आगे बढ़ाओ 5 1, तो याद रखिएगा आप 1 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर ले, इसे याद रहेगा आपको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं कि कहाँ पे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल अनंत पे रहेगा तो फोकस पे, अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा तो फोकस और केंद्र के बीच में, ठीक है। तीसरा क्या है, केंद्र पे रहेगा तो केंद्र पे, ठीक है। उसी तरह से बनाते जाएंगे हम लोग 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, आपका 5 का 5 प्रतिबिंब यहाँ पे हम बनवा दिया, ठीक है। तो जब फिर से हम इसको सोच लेते हैं, पहला क्या है 1 पे तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे। जैसे एक कदम बढ़ा तो 2 पे बढ़ेंगे तो ये एक कदम पीछे आएगा तो 4 पे बनेगा। ये आगे बढ़ेंगे तो 3 पे बनेगा तो इसके भी एक आगे बढ़ेगा तो 4 से एक घट के 3 पे आएगा, ठीक है। अब ये 3 से क्या होगा, यहाँ पे 4 पे आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे जाएगा 2 पे जाएगा। अब फिर जाके ये 5 पे जाएगा तो वो 1 पे आएगा। तो ये नियम याद रखना, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना पहला, क्योंकि बिंदु आपको याद रहेगा तो आपको ये सब कुछ याद रहेगा। कौन बिंदु कहाँ पे आप माना है, अनंत पे पहला बिंदु, अनंत और केंद्र के बीच दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु केंद्र पे, चौथा जो है स्टेप तुम्हारा होगा केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा स्टेप जो होगा फोकस पे, छठा स्टेप जो है वो छठा स्टेप के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन इतना स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो माइंड में क्या स्टेप ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब पीछे जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेरा प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। चलिए अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहला जो है, पहला ये बिंदु हम क्या कहलाएंगे इसको, पहली बिंदु, फर्स्ट बिंदु मतलब क्या, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे, पहला बिंदु यहाँ पे और यहाँ पे पांचवा है, ठीक है। पहला पांचवा प्रतिबिंब। अब कैसे प्रतिबिंब बना है पहले ये देख लेते हैं। तो वस्तु अनंत से आया, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा। ये भी वस्तु क्या अनंत से आया, परावर्तन के बाद
फोकस होकर जाएगा। अब जो परावर्तन के बाद जो दो किरण आपस में जहाँ पे मिलती है, परावर्तन के बाद जो किरण आपस में जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किरण आरेख के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना बाकी है, हम लोग उसको आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह से हम लेक्चर बढ़ाते जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह पूरा का पूरा फिजिक्स आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, डिटेल डिस्कशन में सिर्फ यहाँ पे अभी कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, साथ साथ इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे, अंकित प्रश्न भी करवाएंगे यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।